that is content validity and the phase validity. Now the leftover validity is criterion validity and congruent validity. Validity in this, we just check whether the statements are as per the content or not. If these are as per the content, the first one, the basic validity, अगर हम बात करें तो उसका यही मतलब है कि आपकी कंटेंट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, वही स्टेटमेंट्स ही हैं जिस हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द क्राइटेरियन रिलेटिव वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या चेक करती है? क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक करती है कि आप जो चीज मेजर कर रहे हैं उससे क्या आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर के बेस पर तो उसे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहा जाता है. और अगर आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि करंट में उसका क्या इफेक्ट होगा तो उसे कनकरेंट वैलिडिटी कहा जाता है. ठीक है, जब हम अपने कंटेंट के बेस पर जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं उससे हम कुछ फर्दर आउटकम्स निकाल सके, कुछ फर्दर सोच सके, दैट वुड बी कंसिडर्ड योर प्रिडिक्टिव एंड द कनकरेंट based on the time period. For the future period it is predictive, for the current period it is concurrent. Now just read the examples of the same. The concurrent validity measures when measures differentiates the individuals on a criterion it is expected to predict. जब हम उस चीज को, उस स्केल को इस हिसाब से मेजर कर रहे हैं कि इससे हमें फ्यूचर में कुछ भी पता चल सकता है या नहीं. ठीक है, थ्रू प्रिडिक्ट इट कुड बी कनकरेंट और प्रिडिक्टिव. जैसे प्रिडिक्टिव में बात करें, इट रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ अ टेस्ट इन प्रिडिक्टिंग सम फ्यूचर परफॉर्मेंस. जैसे आपके बजट्स में आप कुछ एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के लिए तो वो आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है with reference to the future criteria. For example, if an aptitude or ability test administered to employees at the time of recruitment is to differentiate the individuals on the basis of the future job performance. आपने किसी से भी कोई टेस्ट फिल करवाया, आपने कोई एप्लीकेशन टेस्ट लिया, उसके बेस पे जिनके लेस मार्क्स आए आप कह सकते हैं वो फ्यूचर में पुअर परफॉर्मर्स हो, और जिनके हाई स्कोर्स आए उनके गुड परफॉर्मेंस. जैसे आप लोगों की क्लास के टेस्ट के बेस पर हम प्रिडिक्ट करें हाउ मेनी वुड बी एबल टू गेट द मार्क्स इन द एक्सटर्नल. दिस इज व्हाट द फ्यूचर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. अगर आप रिस्पॉन्सेस के आंसर से कुछ प्रिडिक्ट कर पाए, कुछ रिस्पॉन्स निकाल पाए. अनदर इज योर कंकरेंट. कंकरेंट का मतलब है जब आप उन स्कोर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि अभी क्या होने वाला है. ठीक है, जैसे आपने वर्क एथिक का एक स्केल डेवलप किया, ठीक है, जिसको आपने कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ पर्सन से फिल करवाया. द स्केल डिफरेंशिएट दोज हु आर एंथुसियास्टिक, जो लोग जॉब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एंथुसियास्टिक है, अपॉर्चुनिटीज लेते हैं. ठीक है, और फ्रॉम दोज हु वुड नॉट वांट टू वर्क, और कुछ होते हैं लेथार्जिक, दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क ऑन द जॉब. ऑब्वियसली जिनका हाई वर्क एथिक वैल्यू होगा तो बेसिकली वो वेलफेयर पे कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी इजीली मिल जाएगी, मतलब गवर्नमेंट हैज नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, जब हम बात करें जिनकी लो वर्क एथिक वैल्यूज हो, ठीक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर हम बात कर रहे हैं अभी की कि आपका वर्क एथिक वैल्यू ज्यादा आ रहा है, अगर आपका वर्क एथिक वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स आप करंट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, कोई प्रमोशन बेनिफिट देने हैं, या गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चेक करनी है, तो इज इट पॉसिबल कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, व्हाट द गवर्नमेंट वुड टेक डिसीजन. जब हम प्रेडिक्टिव की बात कर रहे हैं हम तो मान रहे हैं कि फ्यूचर में the person would be scoring well, person would be doing well in the exams. ठीक है, would be doing good, फ्यूचर में भी उसके मार्क्स अच्छे आएंगे. और अगर हमने उसके बेस पे कोई करंट में डिसीजन लेना है, दैट इज योर कंकरेंट वैलिडिटी. इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड. जस्ट राइट इन द चैट यस, नो और रिपीट, जो भी आप कहना चाहते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई.
ठीक है, अब हमारी लास्ट वैलिडिटी टाइप रह गया है, दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या मेजर करती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर करती है आपकी डिग्री, आपके रिजल्ट्स। हमने शुरू में बात करी, अगर आपको रिलायबिलिटी को चेक करना है तो आपको क्या करना चाहिए? क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी स्टडी है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन निकालनी है, आपने उसकी डिग्री को मेजर कर लिया, उसके लिए आपने फैक्टर्स लिए, स्टेटस, नेचर ऑफ जॉब एंड रेम्यूनरेशन, ये सारे फैक्टर्स आपने लिए। जब आप ये सारे फैक्टर्स ले रहे हैं और आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम किसी स्कोर्स की मीन वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं रिलायबिलिटी, ठीक है, तो अगर आप वेरिएंस चेक करते हैं, ठीक है, अगर आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा है, मीन देयर इज लाइक 40%, 60% वेरिएंस आए, ठीक है, दूसरा है आपका 30% वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब है आपके जो आंसर्स हैं एक दूसरे के मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपका वेरिएंस ज्यादा है, देन इन द केस द वैलिडिटी वुड बी लोअर। आपकी जितनी ज्यादा वेरिएंस होता है आपकी वैलिडिटी उतनी कम होती है, जितना लोअर वेरिएंस होता है उतनी आपकी वैलिडिटी ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं आपकी वेरिएंस की। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपकी वैलिडिटी उतनी कम होगी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखिए किस चीजों में मेजर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स है, हमने कहा अगर वो स्टेटमेंट्स कंटेंट वैलिडिटी, मतलब कंटेंट वैलिडिटी हमने बार बार बोला कि वो उसी चीज को डिफाइन कर रही है, तो अगर वो स्टेटमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, सेम टाइप्स की हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। वो सारे जो स्टेटमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। एसपीएसएस में आपको कोरिलेशन निकालना आता है, आप इजिली उन वैल्यूज में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिविटी का मतलब है हो सकता है उन वेरिएबल्स में कोरिलेशन ना हो और हो सकता है कोरिलेशन हो भी। ठीक है, बट अभी कोरिलेशन नहीं आया, बट आपको लगता है कि एक की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और वर्किंग एनवायरनमेंट दोनों ही एक पर्सन की एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करते हैं। या मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आपकी जॉब और रेम्यूनरेशन दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों ही डील करते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। आपके रिस्पॉन्सेज आए और नेचर ऑफ जॉब और रेम्यूनरेशन में कोई कोरिलेशन नहीं आया, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। बट एज पर द रिव्यूज, एज पर द पुरानी स्टडीज, मुझे लगता है उनके बीच में कोरिलेशन है। कोरिलेशन है तो या तो आप उसको कोरिलेशन से जस्टिफाई करिए या पुरानी थीसिस से जस्टिफाई करिए, तभी आपके रिजल्ट्स वैलिड और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मानी जाएगी। एनी डाउट इन दिस? And I would require the answers from more than 1 or 2 students, not only the one. और कोई नहीं है? 2-3 बच्चे हैं क्लास में, बस 2 बच्चों ने अभी तक चैट पे लिखा है। ओके, लास्ट में एक बार क्रक्स देख लेते हैं, शायद इससे अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। कंटेंट वैलिडिटी इन्हीं चीजों की एक सिंपल एग्जांपल से, या सिंपल डेफिनेशन, वन लाइनर मेजर्स कि आपने कंसेप्ट को एडिक्वेटली मेजर किया या नहीं करा। ठीक है, एक्सपर्ट्स वैलिडेट कर देते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट ठीक लिया है और आपको सजेशन दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड फेस वैलिडिटी व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स रेदर देन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर द कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन वैलिडिटी वो है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिए वो फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ग्रो प्रिडिक्ट अगर फ्यूचर के लिए है, करंट के लिए है तो करंट, और फ्यूचर के लिए है तो वो प्रिडिक्टिव हो जाता है। लास्ट इज योर कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है जितने भी आप मेन कंटेंट जैसा ही है, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं
एक तो वो कंटेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, और जो सारी स्टेटमेंट्स है वो आपस में कितनी रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर उनके बीच में कोरिलेशन बहुत हाई है तो उसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। अगर उनके बीच में कोरिलेशन लो है, ठीक है, बट हो सकता है दे आर इंटर रिलेटेड और सपोज टू बी रिलेटेड इन द फ्यूचर, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। they need to be in the one scale, maybe they are having the correlation, maybe they are not having the correlation, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब इस पूरी यूनिट में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आई हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट योर मेजरमेंट, उसके स्केल्स क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, सेमेंटिक, लीकर, पेयर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मतलब आपका यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। Now I'm going to start the next one, that is your sampling. ठीक है, अब सैम्पलिंग क्या है, हमने शुरू में भी बात करी, जब हम डाटा पूरा ना लेके वी आर जस्ट कंसीडरिंग द पर्सन और वी आर जस्ट सीइंग ओनली द फ्यू एलिमेंट्स, जब हम डाटा किसी से फिल करवाते हैं, नॉट कंसीडरिंग द होल बट ओनली द फ्यू वन। जब मैं बात करूं यूनिवर्स की, तो देखिए ये यूनिवर्स क्या है, ये सारा सर्कल ये यूनिवर्स है। मतलब ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये पूरा मेरे पास यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स मीन्स जितना भी स्कोप, जहां भी आप उस के लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ आरएम की, तो आरएम के लिए जितने भी लोग आरएम पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सारा यूनिवर्स है, ठीक है। अब मैंने बात करी सिर्फ डीएसपीएसआर के स्टूडेंट की, मैंने अपने यूनिवर्स में सिर्फ बात करी डीएसपीएसआर के आरएम के स्टूडेंट्स की। तो जितने भी यहाँ पर आपको पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, ये डीएसपीएसआर है। अब उस डीएसपीएसआर में से मैंने चूज किए कुछ बच्चों के मार्क्स चेक करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, देन इट इज अ सैंपल आई हैव टेकन, ओके। पॉपुलेशन क्या है, एग्रीगेट है सारे मेंबर्स का, जिसको भी आप स्टडी करना चाहते हैं। यूनिवर्स में तो आरएम सब बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं हो गया, लेकिन मैं सिर्फ डीएसपीएसआर के बच्चों के मार्क्स को देखना चाहती हूँ, तो मेरे लिए जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ वही मेंबर्स हैं जिनको मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंकर स्टडी कर रहा है सेविंग हैबिट्स ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स माइनिंग इंडस्ट्री में, तो आपके जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन आपको कैसे मिलती है, पॉपुलेशन आप सेंसस से भी ले सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपके पास सारा डाटा हो, सारे पर्सन का, मतलब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, कितनी इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। और आप सैंपल के थ्रू भी कर सकते हैं। सैंपल के थ्रू मतलब आप कुछ लोगों से ही स्टडी कर सकते हैं उनकी हैबिट। एक तो आप हर एक पर्सन से फिल करवाएं, जैसे गवर्नमेंट सेंसस सर्वे करती है। सेंसस सर्वे का मतलब है पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है। तो वो काउंटिंग करती है हर एक घर, हर एक कस्बे में। they have allotted the persons, those who will count different things, they will come, they will survey, they will count। वो तो होता है आपका सेंसस सर्वे। जब हम बात करते हैं सैंपल की, सैंपल का मतलब आप कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 200 मेंबर्स निकाल लिए 1000 ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज में से, thus a study of these 200 members will help in drawing the conclusions for the entire population of 1000 blue collar workers। आप जो भी अपने रिजल्ट निकालेंगे, आप उसको जर्नलाइज कर देंगे कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट इज आपकी एक्यूरेसी के लिए, आपकी टाइम को बचाने के लिए सैंपल इज गुड। हो सकता है टाइम बच जाए, मे बी रिजल्ट एक्यूरेट ना हो। ये जो मैंने 200 सैंपल सेलेक्ट किए हैं, ये नेक्स्ट 800 को रिप्रेजेंट ना कर रहे हूँ, मतलब ये 200 पर्सन बिल्कुल अलग हो जो बाकी रिमेनिंग पॉपुलेशन हो। So there is always this limitation in the sample that whether you are able to justify the population attitude or not। हर एक रिसर्च की या
टू रिड्यूस द एफर्ट। हर एक रिसर्च की अपने पर्सनल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। अगर आप सेंसस सर्वे करेंगे मतलब आप कंप्लीट पॉपुलेशन पे जाओगे, देन अगेन देयर इज अ डिसएडवांटेज हाउ यू कैन मतलब accuracy in the terms of to compile the data, how you are aware how many have respondents or enumerators have collected the correct information or how many have given the correct information। तो आपकी प्रॉब्लम उस पॉइंट पे भी आ सकती है। इज लिमिटेशन फॉर ईच एंड एवरी मेथड, चाहे आप कंप्लीट पॉपुलेशन स्टडी करो चाहे आप सैंपल स्टडी करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेदर टाइम क्या है आपके पास, एफर्ट्स कितने लगा सकते हैं और कितने नहीं। ठीक है। दूसरी, अब हमें जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात किया 4 टाइप के रिसर्च डिजाइन होते हैं। तो जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग के नाम को हम डिफाइन करते हैं सैम्पलिंग डिजाइन। ठीक है, जो भी हम उसका फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं उसे सैम्पलिंग डिजाइन कहते हैं। सैम्पलिंग क्या है? जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चूज कर लेते हैं पॉपुलेशन में से जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, ताकि आप जनरलाइज कर सके अपनी स्टेटमेंट्स को। सैम्पलिंग डिजाइन आपकी ओवरऑल रिसर्च डिजाइन को अफेक्ट करता है। जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दे ऑलवेज आस्क उनको कौन सा सैंपल लेना है। ठीक, सपोज किसी ने नोकिया ले लिया, किसी ने मोटोरोला ले लिया, तो नोकिया और मोटोरोला के जोन से एम्प्लॉयज उनको मिल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, वो सारे आपका सैंपल हो गया। सैंपल डिजाइन डिटरमाइन बिफोर डाटा कलेक्टेड करने से पहले आपको श्योर रहना चाहिए आपको कौन सा सैम्पलिंग डिजाइन चूज करना है, उसी हिसाब से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। कई बच्चों ने लिखा था टाइप्स ऑफ डाटा में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सैंपल में बात करते हैं कि हमें प्राइमरी डाटा कलेक्शन करनी है या सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करनी है। ओके, सैम्पलिंग से क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमारे एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। एरर के ठीक है चांसेस हैं, बट बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज में हम बैलेंस कर पाते हैं, मतलब मोर ऑफ बेनिफिट्स एंड लेस ऑफ डिसएडवांटेज है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आपकी एक्यूरेसी ऑल्सो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सैम्पलिंग में। अब बात करते हैं सैम्पलिंग के रीजन क्या है, वही जो इसके एडवांटेजेस हैं। सैम्पलिंग से क्या है बच्चे, आपके एफर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, फैटिग रिड्यूस हो रहा है, आप कुछ रिजल्ट्स को जल्दी कर पा रहे हैं। कोई मान लीजिए आपको सर्वे करना है कोविड की जो इन वैक्सीनेशन लगी है उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, मैं सारे लोगों को देखने लग जाऊंगी 100 पॉपुलेशन को, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में है, तो मैं पता नहीं कब रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जहां पर देख लेते हैं कि आज ये 100 वैक्सीनेशन लगी है तो इनका क्या इफेक्ट आया, 10 वैक्सीनेशन लगी है तो कोई बीमार पड़ा या नहीं पड़ा, तो पूरे इंडिया में चेक करने लग जाऊंगी। तो जब तक ये डाटा आएगा, ठीक है, उस टाइम पर पॉसिबल ही नहीं होगा कोई मैं रेमेडियल मेजर्स भी दे पाऊं। तो कुछ चीजें इतनी अर्जेंट होती हैं कि जिसमें हम एंटायर पॉपुलेशन को एनालाइज करना चाहिए, बट उससे बेटर पहले सैंपल को स्टडी कर लेना चाहिए ताकि हम फर्दर इमीडिएट एक्शन ले सकें। ठीक है, दैट्स द बेसिक रीजन फॉर योर सैम्पलिंग। अदर्स पॉइंट्स यू जस्ट गो थ्रू एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू पीपल कैन कम टू मी। देन बेसिक थिंग, आपको सैम्पलिंग में क्या क्या चीजें मेजर करनी होती है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, लेट्स स्टडी इट। एग्जांपल है आपका, सपोज आपको स्टडी करनी है, फाइंड आउट द स्टडी आर टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द क्लास, एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली और लाइकली द इलेक्शन आउटकम फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। 3 एग्जांपल, आपको किसी क्लास के एवरेज एज देखने की, उस क्लास में जनरली कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। हमने बॉक्स प्लॉट में भी कल बताया आप सबको लैब में कि बॉक्स प्लॉट आपको रेंजेस देता है, तो एक तरह से आप सारी रेंजेस को देखकर रेंज कैलकुलेट कर लीजिए, क्वार्टाइल्स कर लीजिए या सिंपल बॉक्स प्लॉट से देख लीजिए एक ओवरव्यू। दूसरा है आपको देखनी है एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली, तो सारी फैमिलीज के आपको इनकम कैलकुलेट देखनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा उनकी क्या इनकम है इन अ सिटी। अनदर इज इनकम में आप पूछेंगे आपके सोर्सेज क्या हैं, आप कहाँ का एक्सपेंड कर रहे हैं और आपकी कितनी बेसिकली एक्सपेंडिचर के बाद कितनी इनकम बच जाती है। ऐसे ही इलेक्शन आउटकम क्या है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो आप वोट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने वोट्स कितने किए। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास की एवरेज एज देखने के लिए मान लीजिए क्लास में
3B 4A 4B 4C में देखना है, और मैं हर एक बच्चे के पूछूं तो हो सकता है ना सिमिलर एजेस हो, 17 किसी की 18, तो लेट मी दे आर ऑलरेडी 193 स्टूडेंट्स इन योर सेकेंड ईयर, so I could have the sample of 10, 20, 30, 50 का ले लूं, मैक्स टू मैक्स 1/4 सैंपल इज सफिशिएंट। तो मैं 50 लोगों से पूछ लूं उनकी एवरेज फ्यू स्टूडेंट। अगर मुझे एवरेज इनकम देखनी है, एग्जैक्ट तो देखनी नहीं है, ऐसे ही जितने भी सिटी में पॉपुलेशन है, सपोज एक सिटी की पॉपुलेशन 50,000 है, तो मैं 1000 ले लूं, और 1000 जस्टिफाई नहीं है तो 10,000 ले लूं। फिर अब मुझे एवरेज ही तो निकालना है, एग्जैक्ट तो लेना नहीं है। एज सेम विद द इलेक्शन आउटकम में कुछ आपकी फर्स्ट पोल होते हैं, जब आपकी पोल टेस्टिंग चल रही होती है तो कुछ ना कुछ बॉक्स प्लॉट चल रहे होते हैं, उस टाइम पर क्या रेंजेस जा रही है, ठीक है, क्या आउटकम आने वाला है, तो उस टाइम पर वो सैंपल के बेस पर ही बताते हैं, वो उस टाइम पूरा सेंसर से पूरे वोट्स काउंट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपकी क्लास, इस केस के लिए आपकी फैमिली, और इस केस के लिए जितने भी पर्सन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारे आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। आपकी सिटी में कितने लोग रह रहे हैं, फैमिली जिनकी आपको इनकम देखनी है, जो वर्किंग है, ठीक है, वो सारी फैमिलीज आपका पॉपुलेशन होगी, पूरी क्लास आपकी पॉपुलेशन होगी, और जितने लोग वोट डाल सकते हैं आउट 18 ईयर्स से अबव, वो सारे आपकी पॉपुलेशन हो गए। उतने में से मैं कौन सा स्मॉल ग्रुप का कितना नंबर चूज करूंगी, वो मेरा सैंपल हो जाएगा। दूसरी चीज, कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले कैपिटल एम डिफाइन करेगा पॉपुलेशन के नंबर को, और स्मॉल एम डिफाइन करेगा सैंपल के नंबर को, ठीक है। ऐसे ही आपके मीन होगा, ठीक है, तो अगर मैं पॉपुलेशन का मीन लूंगी तो वो कैपिटल एक्स बार, उसके ऊपर बार सेट करेगा। अगर मैं सैंपल का मीन लूंगी तो वो एक्स से डिनोट होगा। कहीं भी आपको स्मॉल में लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये जो जर्नलाइजेशन करी है तो सैंपल के बेस पर करी है, पॉपुलेशन के बेस पर नहीं। दूसरी चीज, आपके पॉपुलेशन स्टडी के बाद हमने सैंपल साइज से कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट थिंग कम्स, आपने सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक का मतलब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप लॉटरी से करेंगे, आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, क्या बेसिस लेंगे, दैट इज योर सैम्पलिंग टेक्निक, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग एलिमेंट। सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग एलिमेंट वही है जो आपके रिस्पोंडेंट है, क्लास का हर एक स्टूडेंट आपका सैम्पलिंग यूनिट और एलिमेंट है, फैमिली आपकी सैम्पलिंग यूनिट है, और जो पर्सन इलेक्टर है, मतलब दोज हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज, वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट। अनदर टर्म इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है यही ग्रुप जहां से आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपका सैंपल और सैम्पलिंग फ्रेम का एरिया। मान लीजिए मैंने कहा मैं सिर्फ डीएसपीएसआर की स्टूडेंट ले रही हूँ, तो सैम्पलिंग फ्रेम का जो एरिया है वो डीएसपीएसआर की बीबीए क्लास है ओनली। मैं कह रही हूँ मुझे रोहिणी सेक्टर के कॉलेजेस के लेने हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम सारे ये रोहिणी सेक्टर्स, जितने भी रोहिणी सेक्टर है 24, 25, 22, 21, 6, 3, 5, जितने भी उसमें कॉलेजेस हैं, उन सबके बीबीए के स्टूडेंट्स के काउंट चाहिए। दैट इज माय सैम्पलिंग फ्रेम। मूविंग फॉरवर्ड, क्या स्टेप्स हैं? पहले आपको अपना यूनिवर्स डिफाइन करना है, फिर अपना एरिया डिफाइन करना है, टेक्निक डिफाइन करनी है, और फिर आपको अपना सैंपल साइज डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, कि आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स कर लिया, फ्रेम एरिया हो गया, टेक्निक चूज कर लीजिए, आपका सैंपल साइज डिटरमाइन करिए, यू आर डन विद योर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द सिंपलेस्ट टॉपिक इन योर होल सिलेबस। सैम्पलिंग और आपका रिपोर्ट राइटिंग में भी यू विल फील बिब्लियोग्राफी में आप लोगों को प्रॉब्लम आए, अदरवाइज इज द सिंपलेस्ट वन। यूनिवर्स हमने बात करी। यूनिवर्स क्या होता है? आपका टोटल, जितने लोग अवेलेबल हो। यूनिवर्स को हम फाइनाइट भी कह सकते हैं और इनफाइनाइट भी। हम फाइनाइट कब कहते हैं? जब मैं टोटल पर्संस को काउंट कर सकूं, ठीक है। जैसे मैंने माइनिंग इंडस्ट्री की बात करी थी, मुझे माइनिंग इंडस्ट्री के लोगों की चेक करना है। द एग्जाम्पल वॉज
आपके ब्लू कॉलर्स एम्प्लॉइज हैं, आपको एटीट्यूड डिफाइन करना था माइनिंग इंडस्ट्री का पर्सन्स का, ब्लू कॉलर वर्कर्स का। तो अब मुझे पता है कितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो नंबर मैं काउंट कर सकती हूँ, रिपोर्ट्स में से चेक करूँ या कैसे चेक करूँ, आई कुड डिफाइन द नंबर दैट इज फाइनाइट। अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई स्टडी कर रही हूँ स्टार्स की, कोई कितने लोग रेडियो सुनते हैं, कभी सुनते हैं नहीं सुनते हैं, कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग पूरे वर्ल्ड में करते हैं नहीं करते हैं, इन चीजों का डाटा नहीं है हर जगह। ठीक है, वर्कर्स का डाटा ऑलरेडी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पोस्ट कर रखा है अपने रिपोर्ट्स में, तो हम उस रिपोर्ट्स को कंपाइल कर सकते हैं। लिसनर्स, व्यूअर्स, कस्टमर्स, इनके कोई डाटा नहीं होते, तो दे आर इनफाइनाइट यूनिवर्स जिसमें हम रीच, ठीक है, टीआरपीज बढ़ रही हैं, कितने लोग हैं, तो वी कैन नॉट डिफाइन ईच एंड ऑल। सैम्पलिंग फ्रेम में बात करें, सैम्पलिंग फ्रेम में आपका टोटल एरिया जिनको आप चूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग फ्रेम में आप कहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं वो डाटा मान लीजिए टेलीफोन डायरेक्टरी से ले रही हूँ, इंडस्ट्री की पब्लिकेशन से ले रही हूँ उनका नंबर, स्टॉक एक्सचेंजेस की फार्म लिस्टिंग में से फार्म्स का डाटा निकाल रही हूँ, तो वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है। उसमें से मैं क्या सैंपल चूज करी, टेलीफोन डायरेक्टरी में से सारे पवन के नाम निकाल रही हूँ, तो वो सैम्पलिंग यूनिट हो गई। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम में से टेलीफोन डायरेक्टरी में से मैं नॉर्थ दिल्ली के निकाल रही हूँ, तो स्टेट के बेसिस पे निकाल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, विलेज के बेस पे, ये मेरी सैम्पलिंग यूनिट होगी। एज सेम मैं हाउसेज का डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, फ्लैट्स का कर रही हूँ, जो भी है दैट इज माई सैम्पलिंग फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ मेरे पास क्या अवेलेबल है। सैम्पलिंग फ्रेम आपको सैम्पलिंग यूनिट में हेल्प कर लेता है कलेक्ट करने के लिए। नाउ वी नीड टू स्टडी दीज टेक्निक्स। किसी को आइडिया है, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा है, तो दो मेथड्स होते हैं आपके प्रोबेबिलिटी में, एक सैम्पलिंग में। एक तो है आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें और दूसरा है आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, कैन एनीबॉडी राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? होपफुली एवरीबॉडी इज राइटिंग। संभावना, ओके। चांसेस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। अब मैंने कोई सैंपल सेलेक्ट किया, अगर मैं सैम्पलिंग का मतलब होता है अगर मैं सबको इक्वल चांस दे रही हूँ, ठीक है, चांस ऑफ हैपनिंग, मैं हर एक यूनिट को इक्वल चांस दूं, तो वो तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मरिया आयु को कब तक ला रहे हो फिलहाल फिर? मैंने आपकी रोल नंबर की लिस्ट दिखाई, फर्स्ट 10 रोल नंबर्स में से मैंने दो बच्चों को छुट्टियां कब तक पड़ेगी? पिक कर लिया, नेक्स्ट 10 छुट्टियां तो रोल नंबर ऑलमोस्ट में बहुत से सारे स्कूलों में मैंने पड़ गई नेक्स्ट है। 2 स्टूडेंट्स को पिक कर लिया, तो मैं रेंडमली सबको इक्वल चांस दे छुट रही हूँ। ठीक है, मैंने 10 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स की स्लिप क्या हुआ निकाली पढ़? और उसमें से स्लिप निकाली, लॉटरीज में भी जून इक्वल जुलाई में चांस पढ़ेंगे जहाँ तक मिलता है, मुझे पता ऐसा लगता कुछ है। नहीं है कि आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, मैं ऐसा कोई लॉटरी की तरह सबको चांस नहीं देती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, मेरे पास जो अवेलेबल होता है ना, मैं उससे डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो पर्सन क्लास में है, मेरे सामने बैठा है, मान लीजिए मैंने आप लोगों से ही पूछा आपको क्वेश्चन बैंक इजी लग रहा है या नहीं लग रहा, कुछ क्वेश्चन चेंज करे मैंने आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके, तो इन दैट केसेस सिंपली मैंने क्या किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पिक कर लिया। अब क्लास में हर एक लॉट का बच्चा अवेलेबल नहीं था, क्लास में 20 बच्चे थे आउट ऑफ 60, और तो मुझे सिर्फ 10 सेलेक्ट करने थे, मैंने वही सेलेक्ट कर लिए जो मेरे पास अवेलेबल थे, बट मैंने वो बायस्ड ओपिनियन से करे, क्यों, क्योंकि मुझे कन्वीनियंट था, मैंने सबको इक्वल चांस नहीं दिया कि मैंने चलो सबको इन्फॉर्म किया हो कि सारे क्लास में आ जाएं,
आज मुझे सिलेक्शन करना है और मैं लॉटरी बेसिस पे पिक एंड ड्रॉप करूंगी, नॉट इसलिए कि वो क्लास में बैठे हैं इसलिए। ठीक है, दैट्स व्हाट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जब हम एक पूरा इक्वल चांस हर किसी को नहीं देते, वो होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में जब हम इक्वल चांस देते हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम स्टडी करें आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है आप उन मेथड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे लॉटरी हो गया, 5 में से 2 बच्चे पिक कर लिए, ठीक है, 10 में से 1 पिक कर लिया, तो यू आर गिविंग इक्वल नंबर ऑफ चांसेस। सेकेंड है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग सबने पढ़ा हुआ है, लॉटरी सबके लिए बेस्ट एग्जांपल। नोटबुक फेंक दूं? क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ ग्रुप्स किस बेस पे, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ठीक है, किसी भी बेस पर आपने कोई ग्रुप्स बना रखे हैं, रीजन के बेस पर बना रखे हैं, ठीक है, और वो जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो ग्रुप्स होमोजेनियस है, नॉर्थ के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, साउथ के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो सारे जो ग्रुप्स हैं वो सारे होमोजीनियस हैं, आप उनमें से कुछ पर्सन्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। लेट मी शो यू वन, देयर मस्ट बी समथिंग। लाइक दिस, एक तो है आपके पास 3-4 क्लासेस हैं, ठीक है, आपने क्या किया, इनमें से एक चूज किया, 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 ये हो गया रैंडम सिलेक्शन। ये सिंपली सारे लोग सेम है, ये सारे लोग सेम है, ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग नहीं है। क्लस्टर्स में क्या होता है बच्चे, क्लस्टर में ये ग्रुप सेम नहीं है, मैंने क्लास के ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, वो तो हो गया रैंडम सिलेक्शन, तब मैंने हर एक ग्रुप में से एक या दो ले लिया। क्लस्टर में क्या है, मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसे ग्रुप्स बनाऊं, मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 8 ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, जिसमें से हमने 2 चूज किए, 6 ग्रुप्स थे जिसमें से 2 चूज किए, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसे ग्रुप्स बना दूं जिसमें सिमिलर लोग आ जाए। जैसे इसमें कोशिश करी 1 और 3, ये ऑरेंज वाले सिमिलर हैं, ये ब्लू, हर किसी में एक ब्लू हो या 2 ब्लू हो, मतलब हर एक एट्रीब्यूट हर एक ग्रुप में चले जाए। जैसे मेल फीमेल की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर एक ग्रुप में मेल फीमेल दोनों डाल दिए, मैंने खुद से ग्रुप बना दिए मेल फीमेल के 2-4, ठीक है, और मैंने ग्रुप बना दिए, और उसमें से मैंने फाइनली 2 ग्रुप ऐसे सेलेक्ट कर लिए जिनसे मैं स्टडी कर पाऊं। ओके, ये क्लस्टर समझ आया सबको? यू कैन ऑल्सो सी दिस पिक। अगर आप इसको देखें ध्यान से, सबकी क्लस्टर सैम्पलिंग में देखिए, यहाँ पर 3 ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो आपने देखा कि आपके पास कुछ लोग डिफर है, ठीक है, कुछ है पूरे ऑरेंज है पूरे ग्रीन है। अब आपको सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप चाहेंगे हर एक को इक्वल चांस मिले, तो मान लीजिए मैं एक ग्रीन को पिक कर रही हूँ तो एक ऑरेंज को पिक कर लूं, फिर मैं एक ग्रीन को पिक कर रही हूँ तो एक ऑरेंज को पिक कर लूं, तो मैं ऐसे ग्रुप्स बनाऊं जिसके बेस पर मुझे हर एक ग्रुप को इक्वल चांस बनाने, इक्वल सिलेक्शन देने का मौका मिल जाए। दूसरा, क्लस्टर सैम्पलिंग में ग्रुप्स आपके होमोजेनियस नहीं होते जैसे रैंडम सैम्पलिंग में होते हैं। हियर यू नीड टू make the groups of the homogeneous vector, here you need not to make any groups, इसमें सारी पॉपुलेशन सेम होती है, सिर्फ आपको उनके ग्रुप्स बनाने हैं, एंड यू नीड टू कैरी ऑन योर रिसर्च, ठीक है। ये क्लस्टर और रैंडम में किसी को डाउट है बताइए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, so next comes is your systematic random sampling। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या मतलब है, देखिए एक तो है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अनदर वर्जन ऑफ द सिस्टमैटिक, सारी बेसिकली रैंडम ही है, इसमें आप हर एक को इक्वल चांस दे रहे हो, ठीक है।
एक है मैंने क्लास में से बच्चे निकालने थे, तो मैंने क्या किया, हर एक क्लास में से 2 स्टूडेंट पिक कर लिए। ठीक है, मैंने हर एक क्लास को इक्वल चांस दिया। ओके, अब क्या है, जब मैंने आपको कहा मैं हर एक 10 में से बच्चे निकालूं, हो सकता है मैं पूरे 60 में से 2 बच्चे निकाल लूं या हर 5 में से स्टूडेंट्स निकाल लूं। ठीक है, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। जब मैं ये पूरा मेथड, मतलब मैं हर क्लास में एक ही मेथड फॉलो करूं और कोशिश करूं कि मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स आर 200 एंड आई वांट द सैंपल ऑफ 100। ठीक है, मान लीजिए पॉपुलेशन आपकी 200 है और मुझे 100 सैंपल चाहिए, तो मैं कोशिश करूं मैं उतने ग्रुप्स बनाऊं कि मैं आई नीड टू सिलेक्ट, आई मस्ट सिलेक्ट 1 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2। मैं हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं 2 के ग्रुप के बेस पर। ठीक है, और इस 2 के बेस पर, जैसे अब हमने बैडमिंटन ट्रायल्स करे थे, ठीक है, जिसमें 1-2 ही स्टूडेंट थे, हम बाकी ट्रायल्स की नहीं बात करें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, यहाँ पर 2 ही स्टूडेंट थे, हर एक 2 स्टूडेंट में से मैंने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया। तो आई नीड टू हैव अ प्रॉपर मैच बिटवीन दीज टू। मैंने रेंडमली ऐसे नहीं, मैंने कोई इनका टेस्ट लिया हो, ठीक है, मैंने कंबाइंड टेस्ट ले लिया हो, जिनके अच्छे मार्क्स आए हो मैंने उनको सिलेक्ट किया हो। तो अगर मैंने ऐसे हर एक पर्सन को, मतलब मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे 200, जब मुझे 2000 में से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, 2000 में से मैंने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, मैंने कोशिश करी मैं हर एक 200 में से एक बच्चा सेलेक्ट कर लूं, हर 50 में से एक बच्चा सेलेक्ट कर लूं। जब मुझे 200 में से 100 सेलेक्ट करने हैं, तो आई कुड हैव द मैचेस, आई कुड हैव द टेस्ट, ठीक है, जिसके बेस पर मैं सेलेक्ट कर पाऊं। ठीक है, तो सिंपल रैंडम आपकी लॉटरी में आपने पिक कर लिया। अब लॉटरी को आपने कैसे किया, मान लीजिए आपने लॉटरी ही करी, लेकिन लॉटरी में आपने क्या किया, आपने कुछ डिजिट्स डिवाइड कर दी। आपके लॉटरी के नंबर से 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300। ठीक है, तो आपने पहले इनमें से 3 लॉटरीज निकाली, इन नंबर में से, फिर इन नंबर में से 3 लॉटरी निकाली, फिर इन नंबर में से 3 लॉटरी निकाली, फिर इन 9 नंबर्स में से आपने फर्दर इक्वल चांसेस 3 लॉटरीज निकाली, फिर उसमें से 2, फिर उसमें से 1। दैट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर मुझे रैंडम करनी होती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, मैं टोटल 300 में से रैंडमली सबको चांस दे रही हूँ, मैं बाउल में हाथ डाला और मैंने लास्ट में एक ही निकाल ली, तो मैंने सबको इक्वल चांस दे दिया। ठीक है, सिस्टमैटिक और सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में डिफरेंस पता चल गया सबको। इट्स अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ योर random sampling, one step ahead, and the population is less and you can give the more chances to every selection. मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे। समझ आया? अच्छा आप ही पढ़ रहे हैं बस, बाकी नहीं पढ़ रहे कोई भी? चलो दो दो बच्चे रिप्लाई कर देते हैं ज्यादा, बाकी को कोई मतलब नहीं है ना। चलिए ठीक है, हो गया सिंपल रैंडम सिस्टमैटिक क्लस्टर। द लास्ट वन जो प्रोबेबिलिटी में रह गया है वो हमारा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये थोड़ा क्लस्टर जैसा है, जैसे सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक का डिफरेंस है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं क्लस्टर्स और स्ट्रैटिफाइड का। ठीक है, आपने क्लस्टर्स बनाए, हमने कहा हम क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे। क्लस्टर्स मतलब हम ग्रुप्स बनाएंगे, सॉरी हमने कहा हम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। दैट ग्रुप्स मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ योर होमोजेनिटी। आपने ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स में से आपने सैंपल ले लिया, ये तो हो गया क्लस्टर। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है,
सर्टिफाइड भी आपका सिस्टमैटिक की तरह प्रोपोर्शनेट लेता है, इट गिव्स द इक्वल चांसेस इन द क्लस्टर ओनली। सर्टिफाइड में भी प्रोपोर्शनेट और नॉन प्रोपोर्शनेट दो मेजर्स होते हैं। हो सकता है आप प्रोपोर्शनेट लेके चल रहे हैं स्टाटा को, हो सकता है आप नॉन प्रोपोर्शनेट लेके चल रहे हैं, मतलब आप इक्वल चांसेस या इक्वल नंबर ऑफ स्टाटा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब स्टाटा क्या करेगा, स्टाटा करेगा, आपने ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स बना लिए कैसे, आपके पास नॉर्थ में, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन में, नॉर्थ में मेल और फीमेल्स हैं। ठीक है, आपके पास मेल है सपोज 20,000, फीमेल्स हैं आपके पास 10,000। तो आपका जो रेशो होना चाहिए मेल्स और फीमेल्स का, स्ट्रेटा होना चाहिए आपका 2:1। आप कहीं से भी सैंपल लेंगे इसका, किसी भी रीजन में से लेंगे, तो आपका सैंपल इस रेशो को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड। अब इसमें प्रोपोर्शनेट क्या है, प्रोपोर्शनेट यही है कि अगर मैं इस 2:1 में से जो लोग सेलेक्ट कर रही हूँ, वो अगर मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो हो गए प्रोपोर्शनेट। अगर मैं उनको कन्वीनियंस बेसिस पे सेलेक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगा रही हूँ, तो वो हो गया नॉन प्रोपोर्शनेट। ये बात क्लियर हुई सबको? स्ट्रैटिफाइड में क्या है, स्ट्रैटिफाइड दो मेथड्स को इन्वॉल्व कर लेता है। फर्स्ट वो कहता है अपने ग्रुप्स बना लो क्लस्टर्स की तरह, इनका एक रेशियो डिफाइन कर लो, मतलब आपने ये स्ट्रैटा डिफाइन कर लिया। अगर 20 के हैं पूरी सिटी में और फीमेल 10 के है, तो रेशियो 2:1 है, तो आपका स्ट्रैटा 2:1 है। अब 2:1 आपको हर एक सिटी के, हर एक कस्बे में से, हर एक टाउन में से लोगों को लेना है। उस लोगों को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2:1 के रेशियो में। अब 2:1 को आप हर एक को इक्वल चांस दे रहे हैं, तो रैंडमली प्रोपोर्शनेट। अगर आप कन्वीनियंसली उनको उठा रहे हैं तो नॉन प्रोपोर्शनेट हो गया। गोइंग फॉरवर्ड टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्लास में जो लोग अवेलेबल हैं मैंने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंटल और अपोजिट, कन्वीनियंस का नेक्स्ट स्टेप। मैंने कहा मुझे सिर्फ उन्हीं से फॉर्म भरवाना है जो एप्पल का फॉर्म यूज करते हैं, फॉर्म फोन यूज कर रहे हैं। मैंने क्लास में पूछा भी था आप लोगों से, तो कन्वीनियंस मैंने हर किसी को नहीं दे दिया, प्लीज भर दीजिए। आप एप्पल को लाइक करते हैं, आप लेना चाहते हैं, और भर दीजिए एप्पल में आप क्या कस्टमर सर्विस क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। यू आर जस्ट गिविंग द इक्वल चांसेस। दूसरा है, आपने पूछ लिया कौन फिल कर सकता है, आपके पेपर्स वेस्ट ना हो, आपको चेक ना करना पड़े मिसिंग, तो आपने क्या किया, प्रपोजली उन लोगों से पूछ लिया, वो होगी जजमेंटल और प्रपोजिव सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब है क्लास में कुछ बच्चे आए और कुछ बच्चे नहीं आए। मैंने उनको कहा क्या आपके रिलेटिव में या आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसने एप्पल का फोन यूज किया और वो मेरा फॉर्म फिल कर देगा? तो आपने दो बच्चों को दे दिया कि वो आगे दो बच्चों से भरवा दें, वो दो बच्चे आगे दो बच्चों से भरवा दें। जब आप अपनी कन्वीनियंस के बेस पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो आगे रेफर करते जाते हैं, उसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है, जब आप रेफर करवा कर दे दिए, आप प्लीज भरवा के दे देना, किसी से भी भरवा के दे देना तो कन्वीनियंस, आप उन्हीं से भरवाना जो मेरा सैंपल हो, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में भी क्या है, आपके कोटा बन जाते हैं, ऐसे ग्रुप्स बन गए। ये स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड की तरह आपने स्ट्रैटा बना लिया, आपने कोटा बना लिया, मेल और फीमेल है। आप इसमें से आप चाहे दोनों के इक्वल नंबर ले लीजिए। अगर आप इक्वल, अब मैं कह रही हूँ मैं 50 मेल ही लूंगी और मैं 50 फीमेल ही लूंगी। ठीक है, दो कोटा है बस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 50 मेल लूंगी, मैं 50 फीमेल लूंगी। सिर्फ मैंने कोटा डिफाइन कर लिया कि मेल और फीमेल का है। मान लीजिए उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, अदर्स भी हैं, तो मैंने कह दिया मैं सबका इक्वल नंबर ले लेती हूँ, 50-50-50। मेरे टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 150। ठीक है, मैंने 3 कैटेगरीज ले ली, तो ये मेरा कोटा है, जिसमें मैंने स्ट्रैटास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने ग्रुप बना रखे हैं, स्ट्रैटास ऑलरेडी अवेलेबल है। स्ट्रैटा मतलब ऐसे होमोजेनियस ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है, क्लस्टर की तरह मुझे बनाने नहीं पड़े हैं, बट उसमें से मैंने कोई नंबर अपने हिसाब से डिफाइन कर लिए, उस हिसाब से नहीं डिफाइन करे जिस हिसाब से उनकी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन को अभी होने को तो इसको 2:1 लेना चाहिए था, बट मैंने इक्वल नंबर ले लिए। दैट इज योर कोटा सैम्पलिंग। इन सब सैम्पलिंग में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए।
अदरवाइज आई एम डन विद टुडे। ये तो हम कल कर लेंगे और ये शायद क्लास में होगा। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो। एनीथिंग इफ लेफ्ट? ओके देन। Okay, I'm taking the attendance just a second.